चलिए शांत हो जाइए, आ जाइए। देखिए आपको जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आपको बीपीएससी का परीक्षा हुआ है ना? हो बीपीएससी के परीक्षा में जो है ज्योग्राफी से टोटल यानी इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। फिर बिहार का ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी से जो है लगभग में 10 के आसपास सवाल पूछा है। इंडियन ज्योग्राफी देखिए, इंडियन ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, बिहार का ज्योग्राफी अलग है। इंडियन ज्योग्राफी से ऑन अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास जो है क्वेश्चन पूछा है। तो इंडियन ज्योग्राफी से जो 10 के आसपास प्रश्न पूछा है, उसमें देखिए आप मात्र दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के आप बीपीएससी के 10 प्रश्न में से 3 से 4 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो परीक्षा जो है उस परीक्षा के क्वेश्चन बैंक को आपको देखना चाहिए। और आप बिहार के भीतर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बिहार का जो सबसे बड़ा परीक्षा है बीपीएससी के क्वेश्चन को तो आपको निश्चित तौर पर देखना ही चाहिए, 100% देखना चाहिए। तो अब देखिए आपको आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते? आए गोंडवाना यहीं पर रहता। पेंजिया से टूटे हुए उत्तरी महाद्वीप को क्या कहते? लॉरेंसिया या अंगारल? क्या आपसे ये क्वेश्चन बना? आप परीक्षा में बैठते तो बनाते ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 142। ऐसे ये बात हम बताए नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको महादेश महासागर बताए थे, पहला चैप्टर बताते हुए जो पूरा का पूरा विश्व है, पूरे विश्व को 7 महादेश 5 महासागर में बांटा गया है, नहीं बताए हैं। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका। तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। ये भी प्रश्न आप निश्चित तौर पर बना करके आते। ऐसे ये बात हम आपको कॉपी में लिखाए नहीं है, लेकिन हम आपको कई दफा दिखाए हैं, बताए हैं। ये सब बहुत ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा बनती है? क्या यह बात आपको नहीं बताया गया है? बताया गया है ना। क्या होगा उत्तर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम होगा ना। आंसर बी होगा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे सुनिएगा, 145 तो अभी हम आपको जलवायु सब पढ़ाए नहीं है। इसके बाद 146 नंबर, ये क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ाए हैं। क्या हम आपको नहीं बताएं कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई उसकी तट रेखा से 12 समुद्री मील तक है? नहीं बताए हैं, एकदम से हम आपको बताए हुए हैं। इसके बाद यही क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील, ठीक है। तो ये हो गया। कुल मिलाकर के कितना क्वेश्चन हो गया? 4 गो हुआ। अभी आप मात्र 2 चैप्टर आपका खत्म भी नहीं हुआ, सिर्फ 1 चैप्टर खत्म हुआ है, दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है। तो आप मान करके चलिए, जब 2 चैप्टर आपने पढ़ा ही है अभी, और उस 2 चैप्टर में 10 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन में से आप 4 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में है, मतलब ये क्या साबित करता है? कहीं ना कहीं आप बेहतर स्थिति में हैं, अच्छे स्थिति में हैं, हाँ या ना?
क्वेश्चन देख करके यही ना पता चलता है। जब यहां तक 2 चैप्टर पढ़ के 10 में से 4 क्वेश्चन आप बना रहे हैं और सारा चीज आपके कॉपी में है, अगर आप पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा 10 में 10 ना सही 9 जरूर बना करके आइएगा। ये हम इस आधार पे बोल रहे हैं कि बिहार दरोगा 3 से 5 सेकेंड बैच में ज्योग्राफी जो है उन लोगों को लगभग पढ़ा दिए हैं। 10वां चैप्टर आज खत्म हुआ है, 11वां चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी भी उसमें 3-4 चैप्टर पढ़ाना है। और उस बैच का बच्चा सब 10 में से 8-9 सही करके आया है। 10 इंडियन ज्योग्राफी में से 8 कम से कम सही करके आया है। तो मतलब आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं, आप एकदम सही जा रहे हैं। बस यही चीज आपको समझना है कि आपको जो कॉपी में बताया जाता है, जो लिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, जो याद करवाया जाता है, उसको पचा लेना है। ठीक है, जुगाली करके जो है उसको पचा लेना है, मतलब चीजों को याद कर लेना है। बस इतना ही हम आपको कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। समझ गए? क्वेश्चन दिखाना जरूरी था, मार्केट में एकदम हल्ला है, क्वेश्चन टफ है, फलना है, चिल्ला है, ढेकना है। समझ गए? क्या है आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आसान नहीं है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा टफ किया गया है और कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम नया दिया गया है। तो क्वेश्चन टफ है, लेकिन उन लोगों के लिए टफ है जो पढ़ता नहीं है। जो पढ़ता है उन लोगों के लिए जो है आपको आसान है। समझ गए? उन लोगों के लिए क्या है, ये आसान है। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से पहले आपके बैच में हम पॉलिटी पढ़ाए थे, हाँ या ना? पॉलिटी पढ़ाए थे। देखिए, किसी भी चीज में 100% नहीं हो सकता है। रिजल्ट के लिए 70-80% जरूरी होता है। 70-80% भी अगर आप करके परीक्षा में आते हैं और इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो, 70-80% करके आ रहे हैं, मतलब आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और इस बार बीपीएससी का कटअप 113 कभी नहीं जाएगा, 100 के आसपास रहेगा। 100 से 2-3 क्वेश्चन कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। 95 और 100 के बीच में इस बार बीपीएससी का कटअप रहने जा रहा है मेरे ख्याल से। ये अनुमान है, हो सकता है हम गलत भी हो सकता है। लेकिन जो हमने प्रश्न देखा, लोगों को देखा, तो लोगों से बात की, तो उससे हमें लग रहा है कि 100 के आसपास में कटअप रहना चाहिए। बहुत कम नहीं जाएगा, लेकिन 100 के आसपास में रहेगा। इसके अलावा आपने पॉलिटी पढ़ा है। कितने लोग हैं जिसने पॉलिटी पढ़ा है? अपना अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटी हमसे पढ़ा है। तो एक बार पॉलिटी के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए कि पॉलिटी में आपका क्या सिचुएशन है। ठीक है, आइए। और इतिहास के विषय में जो है, सुबह 8 से 10 वाला बैच में इतिहास खत्म होने जा रहा है, वहां पर इतिहास के विषय में चर्चा कर दिए हैं। और सुबह 8 से 10 कोई बच्चा पढ़ते हैं? सुबह 8 से 10 पढ़ते हैं? सुबह 8 से 10 में हर चीज स्पष्ट किए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके पुराना नोट से है, कॉपी से है। समझ गए? तो अब एक बार आ जाइए, यहां पर जो है हम लोग पॉलिटी को देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिटी में देखिए टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 41 से लेकर 50 तक। ठीक है, 41 से लेकर 50 तक, यानी टोटल 10 क्वेश्चन है। तो देखिए, क्या है, क्या है, क्या है? और पुलवामा, हाँ 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 हाँ, ये तो बड़ी बहुत बहुत बड़ी दर्दनायक घटना है। ठीक है, चलिए चलिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर, 41 नंबर को छोड़ दीजिए, ये आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, 42 नंबर पर आइए। 42 नंबर, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला। कॉपी में नहीं लिखाए हैं, नहीं बताए हैं, बताए हैं, लिखाए भी हैं। कॉपी जाकर के पलट के देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ब्लॉक स्तर। आपके कॉपी से है। ठीक, इसके बाद
निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यह भी बात पंचायती राज संस्था में आपको लिखाया गया है, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 जब बताए हैं तो वहां पर बताए हुए कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन, कानून का समान संरक्षण अमेरिका। कहां से? अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन। ये भी आपके कॉपी का है। दो वर्ष 11 महीना 18 दिन नहीं है आपके कॉपी में। इसके बाद राज्य का मंत्री परिषद। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके नहीं बताए हैं ना? लोक केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य का मंत्री परिषद नहीं बताए। ये सब एकदम बताए हैं, 2-3 बार कम से कम हमने आपको बताया है। तो इसका आंसर विधान सभा। फिर इसके बाद जो है आपको 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं? देखिए, ये बात लेक्चर के दौरान हमने बताया है, लेकिन आप इन चीजों पर गौर नहीं किए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन लेक्चर के दौरान हमने बताया है। इसका आंसर होगा निर्णय लेने की शक्ति। पंचायती राज संस्था को निर्णय लेने की शक्ति ना है? एकदम है, एकदम है निर्णय लेने की शक्ति। पूर्ण व्यवस्था, पंचायती राज को लेकर एक पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है, यह भी सही है। न्यायिक शक्तियों का नहीं, प्रशासनिक शक्तियों का हाँ, शासन प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। 1, 2 और 4 इसका उत्तर होगा, सी होगा इसका उत्तर। लेक्चर और जो पंचायती राज संस्था है, दोनों चीज को मिला लीजिएगा। लेक्चर तो आपको ध्यान में रहेगा नहीं, कॉपी में हर बात लिखाना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हम ये सब बात बताए थे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बनता, ठीक है। अभी तक देखिए मात्र एक क्वेश्चन है जिस पर हम स्टार मरवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 41, समझ गए। इसके बाद आगे आइएगा। चलिए, ई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए तो नानी याद दिला देंगे हम। ये सब क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए ना तो नानी याद हम सबको दिला देंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधियों में शामिल, एक बात बताइए, राज्यसभा में 2 प्रकार का सदस्य होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 गो सदस्य होता है, 12 गो मनोनीत और 238 गो निर्वाचित। 238 गो निर्वाचित, 12 गो जो मनोनीत होता है, कौन मनोनीत करता? भारत के। अच्छा, 238 को का जो निर्वाचन होता है उसके चुनाव में आम जनता भाग लेती नहीं। आम जनता के द्वारा चुने हुए राज्य विधानसभा के निर्वाचित, हाँ या ना? हाँ ना। मतलब राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, हाँ या ना? हाँ ना। ये सब बात बताए हैं ना? चलिए बताएं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा में आते हैं, हाय हाँ। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए, हाँ ना? आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते थे? एकदम बना सकते थे। इसके बाद 21 वर्ष ना 41 से 50, सिर्फ क्या गो क्वेश्चन आप फंसे? एगो ना क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन देखिए, हम जिस बुक को फॉलो करते हैं हम बता देते हैं। एम लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, एम लक्ष्मीकांत दृष्टि क्विक बुक, ये 2 बुक को हम फॉलो करते हैं। तीसरा हम कोई बुक नहीं देखते हैं आपको पढ़ाने के लिए। अगर और भी चीज है, हमें अपना मेंस का कॉपी तैयार करना है तो उसके लिए हम सुभाष कश्यप, डीडी बसु, ये सब बुक भी देखते हैं। तो देखिए, जो एक क्वेश्चन में आप फंसे हैं उस एक क्वेश्चन का विवरण
ना एम लक्ष्मीकांत में है, ना दृष्टि क्विक बुक में है। अगर उसमें होता तो आप वो क्वेश्चन भी बना लेते। 10 में से 9 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आप हैं, तो आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि 10 में से 9 क्वेश्चन आपसे बन रहा, मतलब 90% क्वेश्चन जो है आपसे बन रहा है, मतलब 90% चीज आपके कॉपी में है। 90% में आपको अगर 100% कॉपी याद है तो 70 से क्वालिटी में भी इस बार थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न पूछा है। जब इस स्टैंडर्ड प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो क्या अन्य प्रश्न को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। आप विश्वास रखें, पॉलिटी में जितना आपको बताया गया है क्वेश्चन बन रहा है आपसे, मतलब आपने सही पढ़ा है। हाँ या ना? हाँ ना? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, श्री जी शुक्रिया। राम बालक शर्मा सही है, ऐसे ही पढ़ते जाइए। हाँ, बायो का भी मैच किया है, नोट से बायो का भी मैच किया है। अरे जो हम लोगों के नोट से मैच किया है, अगर नहीं किया है तो आप मान करके चलिए वो किसी के नोट से मैच नहीं किया होगा। ये बात हम लिख करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक और साथ ही साथ जो है सबसे अपडेटेड नोट हम ही लोग का है। सबसे अपडेटेड नोट हम लोग का है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोगों का है। अगर हम लोगों से मैच नहीं किया तो किसी से मैच कर ही नहीं सकता। हम ये बात लिख करके आपको दे सकते हैं। बायो से भी मैच किया है, समझ गए? चलिए, तो अब आ जाइए, पढ़ते हैं ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी में भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है आपको, देख लिया ना आप अपने सामने में, समझ गए? तो इसलिए मजा में अपना पढ़ते जाइए और क्वेश्चन बनते जाएगा आपसे, समझ गए? चलिए देखिए, अगर आप हमसे बुक पूछ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट में बुक पूछ रहे हैं, तो देखिए हम यहां पे बुक बता देते हैं। ऐसे कल एक यूट्यूबर आया था, बहुत रिक्वेस्ट किया, उसको बाइट दिए हैं, वो अपना अपलोड करेगा, देख लीजिएगा। खैर आप लोग को पहले हम बता देते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट, ये 4 सेगमेंट मेरा है। और हमको लगता है कि जो बुक अभी हम आपको सजेस्ट करने जा रहे हैं, इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, बिहार का कोई भी परीक्षा हो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आप 80% प्लस क्वेश्चन बना करके आइएगा। लेकिन उस बुक को फॉलो करना आसान नहीं है, मुश्किल है। इसलिए हर कोई फॉलो कर ही नहीं सकता है, इसलिए हर कोई परीक्षा पास कर ही नहीं सकता है। देखिए हिस्ट्री में एक तो सबसे पहले 6 to 12 एनसीईआरटी, एक चीज ये। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा जो है हिस्ट्री में, हिस्ट्री थोड़ा व्यापक है, यहां पर जो है व्यापक आपको करना होगा। मॉडर्न बिहार दरोगा बीपीएससी जो है 4 गो क्वेश्चन प्राचीन से, 6 गो मध्यकालीन से, 22 गो आधुनिक भारत से पूछा है। तो प्राचीन मध्यकालीन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्राचीन मध्यकालीन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आधुनिक में दिमाग लगाना है। 6 to 12 एनसीईआरटी, इसके अलावे संस्थान का नोट और इसके अलावे एक बुक बीएल ग्रोवर का आधुनिक भारत का इतिहास, काफी ऑथेंटिक डाटा है उसका। बीएल ग्रोवर, समझ गए? बीएल ग्रोवर का आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इतना अगर आप कर लेते हैं ना, तो इतिहास में आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ये करना मुश्किल है, लेकिन जो करेगा वो रिजल्ट पाएगा, जो नहीं करेगा रिजल्ट नहीं पाएगा। बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सचिवालय, कोई भी एग्जाम बिहार का, हिस्ट्री में इतना। पॉलिटी संस्थान का कॉपी और क्वेश्चन बैंक,
सफिशिएंट है, संस्थान का कॉपी और क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट है। लेकिन इसके साथ अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप एकमात्र बुक उठा करके पढ़िए एम लक्ष्मीकांत, दूसरा कोई बुक आप मत पढ़िए। 72 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 72 बार पढ़े और एक ही बुक को बार बार पढ़े। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, कॉपी और संस्थान के क्वेश्चन बैंक के अलावा एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। नहीं भी पढ़िएगा तो कॉपी सबसे काम चल जाएगा, आप देख रहे हैं यहां पर। इसके बाद ज्योग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो है आपका कॉपी, और अगर कोई बुक करना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्नवाल का भूगोल एक समग्र, भूगोल एक समग्र, महेश कुमार बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल, उसका एनसीईआरटी वाला नहीं उठा लीजिएगा। महेश कुमार बर्नवाल जिस बुक के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, महेश कुमार बर्नवाल, देखिए हर किसी का अपना एक विशेषता होता है। महेश कुमार बर्नवाल जिस बुक के लिए लोकप्रिय हुआ है, जो बुक उसका मार्केट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, जिसके बल पर वो अन्य चीजों का मार्केटिंग किए हैं, भूगोल एक समग्र बाय महेश कुमार बर्नवाल, ये बुक उनका काफी अच्छा बुक है, समझ गए। बाद बाकी तो लोग मार्केटिंग कर, और परीक्षा मंथन जो त्रिमासिक आता है, बस इतना इतना करके जो है आपका काम चल जाएगा, समझ गए। है हमको नहीं पता है, वो सब हम नहीं देखे हैं। हम जो देखते हैं हम सिर्फ उसी की बात करते हैं, जो हम देखते नहीं है, जो हमको पता नहीं है, उसकी बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम अपने विद्यार्थी को जिस आधार पे गाइड करते हैं, जिस आधार पे गाइड करके लोगों को सफलता तक पहुंचाए हैं, वो यही सब है, ठीक है, यही सब है। इतना पढ़ी। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में बड़ी बुक है, समझ गए। लेकिन इस बार का जो बिहार स्पेशल है अधिकतर प्रकाशन फ्लॉप किया है, समझ, अधिकतर प्रकाशन फ्लॉप किया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही पूछा है, समझ गए। तो बिहार स्पेशल थोड़ा सा हमको देखना होगा। अभी हम बिहार स्पेशल के विषय में बिना देखे कहे सुने नहीं बता सकते हैं, समझ गए। अब कुछ भी हम बोल देंगे तो ये सही नहीं होगा। ये सब बुक हम स्वयं पढ़े हैं, हम स्वयं देखे हैं, और ये सब बुक पढ़ा करके जो हम विद्यार्थी को पास करवाए हैं। बिहार स्पेशल थोड़ा सा हमको देखना होगा, समझ गए, तब हम बाद में बता देंगे। इतना बात क्लियर। बुक गाइड करना जरूरी था, इसलिए यहां पर हम गाइड कर दिए। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ाते हैं हम वही ना बताएंगे। अब आम के मौसम में इमली खोजिएगा, मिलेगा। हमसे पूछिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट के अलावा, तो हम थोड़े कुछ बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। वो हमको देखना होगा तब हम बता पाएंगे, क्योंकि अब हम परीक्षा भी नहीं दे रहे हैं। अगर हम परीक्षा दे रहे होते तो हम आपको बता देते, हर चीज बता देते। अब तो परीक्षा भी नहीं देते हैं। खैर, अब फिर से सोचे हैं कि एक बार देना है बीपीएससी। बोलिए क्या पूछ रहे हैं, जल्दी पूछिए, पढ़ाना भी है। बिहार दरोगा का, बिहार दरोगा का, हाँ, अपना क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का बहुत जल्दी आ जाएगा, इस माह में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 15 फरवरी बोले थे, हम नहीं पढ़े हैं वो सब बुक, हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हम बहुत सीमित बुक पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं हम, बहुत पब्लिकेशन का नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बैंक अप्रैल तक आ जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक अप्रैल तक आ जाएगा, और बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक इस माह के लास्ट तक आ जाएगा, इस माह के लास्ट तक। बिहार दरोगा का, बीपीएससी का अप्रैल माह तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, चलिए चलिए आइए। अब प्रिंस कुमार जी, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब है वहां पर जो लोग खड़े हैं, यहां पर टेबल सब है, आकर के बैठ जाइए, ठीक है। बहुत सारा टेबल है, ठीक है, नहीं तो टेबल भेज दीजिए, वहां पर बैठ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा टेबल है। अरे आइए ना, वहां पर खड़ा कहाँ है महाराज, आइए नहीं इधर पर। अरे आप ही लोग को बोल रहे हैं जो खड़ा है वहां पे, ठीक है, रहिए खड़ा। सुनिए, अब आइए, अब आइए। अब बुक वाला डिलीट कर दिए हैं महाराज, अब आएगा नहीं आएगा, हाँ आ गया, आज तो रिका, हमको लगा डिलीट कर दिए हैं। तो इसमें क्या है महाराज, श्री महेश कुमार और परीक्षावाणी क्विक, आपका क्लास बहुत है, सफिशियंट है श्री जी। मेरा भी नोट करते हैं, सफिशियंट है लाली कुमारी। हॉस्टल अप्रैल में शुरू होगा,
नहीं भी पढ़िएगा विकास जी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देखिए ना, कॉपी से आ रहा है ना, वो तो हम एक्स्ट्रा में बताए, बुक पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। विवेक पटेल एकदम नहीं, हमसे पढ़ लीजिएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। रवि कुमार हाँ सफिशियंट है। चलिए अब आ जाइए, अब कमेंट हटा दीजिए, अब पढ़ाना है, ठीक है, अब कमेंट हटा दीजिए, अब पढ़ाना है। चलिए अब आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ा रहे थे, घाटी बता दिए थे। चलिए एक आध गो पॉइंट और लिखिए तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आध गो पॉइंट पहले समझाते हैं, फिर जो है आगे हम आपको लिखा देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आइए बोर्ड पे आइए। भारत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है कि ना है ना हो। चलिए भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भाग में बांटा गया है हो, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक, ठीक है। जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के ढाल पर, लघु हिमालय के ढाल पर लघु हिमालय के ढाल पर मतलब निचले हिस्सा में, समझ गए, निचले हिस्सा में लघु हिमालय के ढाल पर जो है छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। उस घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहते हैं। उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, और जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में उसे बुगियाल या प्यार कहा जाता है। इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक जो है इसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां नहीं आती है, इसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां नहीं आती है। काफी कम ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के इस भाग के अंतर्गत आती है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो समतल संरचनात्मक मैदान मिलता है, समतल संरचनात्मक मैदान, मैदान जो मिलता है, उस मैदान को उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में दून, जैसे देहरादून, और पूर्वी भाग में द्वार, जैसे हरिद्वार, क्या, हरिद्वार। एक बार फिर से सुनिएगा, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में उत्तराखंड में जो समतल संरचनात्मक मैदान पाया जाता है उसे उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में दून, जैसे देहरादून, और पूर्वी भाग में द्वार, जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार। क्लियर है, याद रखिएगा। नीचे से लिखिए ये 2 पॉइंट, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा, लघु हिमालय के ढाल पर लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग, जिसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, जैसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहते हैं, और उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहते हैं। उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहते हैं।
आगे स्टार मार के लिखिएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में समतल समतल संरचनात्मक समतल संरचनात्मक मैदान पाए जाते हैं। समतल संरचनात्मक मैदान पाए जाते हैं। समतल संरचनात्मक मैदान पाए जाते हैं जिसे पश्चिम में दून जिसे पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार कहा जाता है। चलिए, ये संपूर्ण जानकारी अभी तक हिमालय पर्वत के विषय में हुआ। अब हिमालय पर्वत से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत के बाद भारत की जो दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है वह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर और हिमालय पर्वत श्रेणी टोटल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। उसी प्रकार से जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और साथ ही साथ पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को भी हम लोग यहीं देख लेंगे। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियों को भी यहीं पर हम लोग देख लेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो आगे हम लोग जानने जा रहे हैं, आगे जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वह दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र, वह दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र को हम जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि अभी तक आपने हिमालय पर्वत को पढ़ा है, अब हम लोग दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो आप नीचे से हेडिंग मारेंगे दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग। दक्षिण पहला चैप्टर में ही बता दिए थे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र, भारत के दक्षिणी भाग के पर्वतीय क्षेत्र को देख रहे हैं, मतलब इस एरिया के पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर भारत के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी इस प्रकार से फैली हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात में स्थित ताप्ती नदी का मुहाना, ताप्ती नदी का मुहाना। देखिए, नदी जहां पर जाकर समुद्र या सागर से मिलती है, नदी जहां पर जाकर समुद्र या सागर से मिलती है उसी को नदी का मुहाना कहा जाता है। आगे भारत के अपवाह तंत्र नामक चैप्टर में हम आपको बताएंगे। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो 6 राज्य में फैला हुआ है। कितना राज्य में? 6 राज्य। जो 6 राज्य में फैला हुआ है, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6। यही 6 राज्य में जो है आपको फैला हुआ है। ठीक, अब
उसी प्रकार से भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी ओडिशा के महानदी मुहाने से, ओडिशा के महानदी मुहाने से तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र तक फैली हुई है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है, और जिस 4 राज्य में फैली हुई है वो 4 राज्य है ओडिशा 1, आंध्र प्रदेश 2, तेलंगाना 3, तमिलनाडु 4। तमिलनाडु 4, ये 4 राज्य में फैला हुआ है। मतलब जिस प्रकार से हमने आपको हिमालय पर्वत के विषय में स्पष्ट किया कि हिमालय पर्वत कितने राज्यों में फैले हुए हैं, उसी प्रकार से यहां पर हमने आपको यह स्पष्ट किया कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कितने राज्यों में फैले हुए हैं। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए ना। आप पिछले क्लास में भी थे ना, मतलब 5 से 7 वाला बैच में थे ना आज? हाँ, उस क्लास में भी आप सही से नहीं पढ़ रहे थे। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, जल्दी जल्दी खड़ा होइए ना, काहे डिस्टर्ब करते हैं, लोग भी डिस्टर्ब। अरे बैठिए ना आप लोग। हाय, आप लोग तो ऐसे करते हैं भगवान, कभी कुछ नहीं देखे हैं जीवन में हो। हाय तोरी के, काहे ऐसे करते? दुश्मनी है हमसे, अपने आप से दुश्मनी है, मम्मी पापा से दुश्मनी है, अपने फ्यूचर से दुश्मनी है, अपने वर्तमान से दुश्मनी है, अपने भूत से दुश्मनी है, ना है दुश्मनी। अभी क्या बता रहे थे बताइए तो, क्या बता रहे थे बताइए, बताइए अभी क्या बता रहे थे? इसको यो नहीं पता है। इसका क्लास में रहना क्या कोई महत्व का है जी? कौन दुनिया में रहते हैं बताइए? समझ गए? यहीं पे रहिए, ध्यान से सुनिए चीजों को, अच्छी अच्छी बात बताते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। अभी देखे ना, क्वेश्चन दिखाए ना, आपके कॉपी से कोई बाहर है नहीं है, समझ गए? लेकिन कॉपी के बात को भी सुनिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा तब ना। और याद आपको कैसे होगा? जब आप चीजों को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो याद होने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए, यहां पर है तो यहीं पे रहिए, समझिए। चलिए, तो यहां पर यह बात स्पष्ट किए। अब यहां पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा आपको यह गौर फरमाना है कि कौन ऐसा राज्य है जहां पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों है। कोई ऐसा राज्य है हो? नजर आ रहा है? तमिलनाडु इसका उत्तर होगा, तमिलनाडु होगा ना हो? मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों का विस्तार तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु राज्य में वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, दोनों का विस्तार है। दोनों आपस में मिलती है, और दोनों जहां आपस में मिलती है वह नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या है? नीलगिरी की पहाड़, नीलगिरी की पहाड़। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलती है। यह प्रश्न पूरे भारतवर्ष के भीतर यूपीएससी से लेकर रेलवे ग्रुप डी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो क्वेश्चन बैंक देखते ही नहीं है, जो पढ़ते ही नहीं है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी गलती करके आते हैं। और पढ़ा हुआ चीज को गलती करके आना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, देशद्रोही होने के समान है, अगर आप पढ़ा हुआ चीज गलती करके आते हैं, समझ गए? अब नीलगिरी के अंतर्गत एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। और जो दोदा बेटा है, दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर।
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर, 2637 मीटर, ठीक है। अब जो नीलगिरी क्षेत्र है, नीलगिरी का जो पहाड़ी इलाका है, नीलगिरी के पहाड़ी इलाका में एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है जिसको हम लोग टोडा जनजाति कहते हैं। यह भी ऐसा प्रश्न है, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक कोई परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा। किस क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा नीलगिरी। और जो टोडा जनजाति है पशुपालक जनजाति है, पशु का पालन किया करती है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, ऊंट, इन सभी का पालन पोषण किया करती है। और इन जनजाति में, इस जनजाति में जो है बहुपति विवाह, बहुपति विवाह का प्रचलन है। एगो बहुपति विवाह होता है और एगो बहुपत्नी विवाह होता है। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह मतलब एक औरत के एक से अधिक पति, एक से अधिक पति, मतलब औरत एक है उसके 4-5 पति है, मतलब बहुपति प्रथा। बहुपत्नी प्रथा मतलब एक पुरुष है उसकी 3 पत्नी है। राजा दशरथ बहुपत्नी प्रथा के उदाहरण है, बहुपत्नी प्रथा के उदाहरण है, क्योंकि राजा दशरथ की 3 बीबी थी, कौशल्या, कैकेयी, संघमित्रा। क्या? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सॉरी सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, हाँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। चलिए अब सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा, देखिए। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाई मोदी। अनाई मोदी, अनाई मोदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो अनाई मोदी है नीलगिरी के दक्षिणी भाग में, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में यहां पर अनाई मोदी है। और अनाई मोदी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर अनाई मोदी है, अनाई मोदी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो अनाई मोदी है, अनाई मोदी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी ही है। मतलब अनाई मोदी दक्षिण भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, साथ ही साथ जो अनाई मोदी है यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जिंदागढ़ा या जिंदबाड़ा भी कहीं पर मिल जाएगा, जिंदागढ़ा या जिंदबाड़ा भी मिल जाएगा। यही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, 1690 मीटर। अगर ऑप्शन में जिंदागढ़ा ना हो, कभी काल ऑप्शन में जिंदागढ़ा नहीं देता है, और अगर ऑप्शन में जिंदागढ़ा नहीं हो तो इस कंडीशन में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा। महेंद्रगिरी ओडिशा में है, इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, 1501 मीटर। ध्यान रखिए
अगर जिंदा गड़ा ऑप्शन में है तो हर कंडीशन में जिंदा गड़ा को मारना है। अगर ऑप्शन में नहीं है जिंदा गड़ा तो फिर महेंद्र गिरी को मारना है, जो कि ओडिशा में स्थित है। इतना बात कुछ समझ में आया है, हाँ या ना? यही पर्वत श्रेणी, यही पर्वत श्रेणी, यही पर्वत श्रेणी को काट दीजिए, यही पर्वत श्रेणी को काट दीजिए। यही पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की भी, यही पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की, यही पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, वेस्टर्न घाट अंग्रेजी में, वेस्टर्न घाट, WESTERNGHAT घाट, वेस्टर्न घाट डैश देकर। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, KILOMETER किलोमीटर है। फुल स्टॉप। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार, आपको क्या लग रहा था हम होश खो दिए, गरहोश हो गए हैं? इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात में स्थित ताप्ती नदी के मुहाने से, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात में स्थित ताप्ती नदी के मुहाने से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी तक, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात में स्थित ताप्ती नदी के मुहाने से, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात में स्थित ताप्ती नदी के मुहाने से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी तक, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी तक देखने को मिलता है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी तक देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। कुल मिलाकर इसका विस्तार 6 राज्यों में है। कुल मिलाकर इसका विस्तार 6 राज्यों में है, जो निम्न है। कुल मिलाकर इसका विस्तार 6 राज्यों में है, जो निम्न है। कुल मिलाकर इसका विस्तार 6 राज्यों में है, जो निम्न है। 1 नंबर में गुजरात, गुजरात
गुजरात, गुजरात, गुजरात। 2 नंबर में महाराष्ट्र, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 2 नंबर में महाराष्ट्र। 3 नंबर में गोवा, गोवा, गोवा। 4 नंबर में कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। 5 नंबर में केरल, केरल। 6 नंबर में तमिलनाडु, तमिलनाडु। बाल उल बांध के आइए आप लोग, ठीक है? बताइए, बाल आप भी देखिए, बाल बांध के आने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है? देखिए, लड़की को 2 काम निश्चित तौर पर करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक, दुपट्टा जरूर ओढ़ना चाहिए। दूसरा, बाल जरूर बांध के आना चाहिए। समझ गए? ऐसे भारत में पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जो लड़की दुपट्टा ओढ़ के नहीं आती है, हमको सच में ठीक नहीं लगती है। समझिएगा? तो लिखना प्रारंभ कीजिए अब आप। और देखिए, बाल बांध के आने के लिए इसलिए बोले, उससे सुंदरता का कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, बाल खोल के आती है, बाल बड़ा रहता है, पीछे वाली को डिस्टरबेंस होता है। समझ गए? तो वही वो बेचारी को डिस्टरबेंस हो गया, और उसका भी बाल खुले है। समझ गए? बाल बांध के आइए, ठीक है? अरे लिखिए अब। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु लिख लिए? चलिए, अब यहां पे कुछ चीजों को सुनिएगा आप लोग, ठीक है? कुछ चीजों को सुनिएगा, देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को विशेष तौर पर महाराष्ट्र राज्य में सह्याद्री कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को विशेष तौर पर महाराष्ट्र राज्य में सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता है। क्लियर? सह्याद्री कहा जाता है। और देखिए, सह्याद्री को एक अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है, और सह्याद्री को जो अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है, उस अक्षांश रेखा का नाम है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, या 16 डिग्री चैनल, या 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जैसे आपने इस बात को याद रखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उसी प्रकार से आपको यह बात याद रखना है कि सह्याद्री पर्वत को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 16 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है। बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा एक्साइज 126 पोस्ट, ठीक है? उसका प्रीलिम्स का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। लिखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है, फुल स्टॉप। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, हाँ उसी में कंटिन्यू। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में, सह्याद्री को दो भागों में, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। चलिए अब आगे सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात यहां पर थोड़ा सा समझिए। अगले क्लास में मुख्य तौर पर हम आपके साथ दर्रा की चर्चा करेंगे। दर्रा, दर्रा, दर्रा को पास या गैप भी कहा जाता है। दर्रा को पास या गैप भी कहा जाता है। दर्रा क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पर्वतीय मार्ग को एक लाइन में अगर दर्रा को हम परिभाषित करना चाहे ना, तो एक लाइन में दर्रा को परिभाषित किया जा सकता है इस रूप में कि पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। देखिए पर्वत है, पर्वत समतल से ऊंचा होता है, धरातल से या समतल से ऊंचा होता है। पर्वत के एक भाग से दूसरे भाग को जाना है, तो पर्वत के एक भाग से, पर्वत के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा जिस मार्ग के माध्यम से हम करते हैं, पर्वत के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा जिस मार्ग के माध्यम से हम करते हैं, उसी को दर्रा कहा जाता है। पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। विशेष तौर पर दर्रा, पास या गैप, विशेष तौर पर दर्रा, पास या गैप उन राज्यों में आपको देखने को मिल जाएंगे या उन क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे जिन क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जिन क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जिन राज्यों में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहां पर दर्रा, पास या गैप आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो पर्वत सब है, उस पर्वत की औसत ऊंचाई 1400 से 1500 मीटर है। उस पर्वत की औसत ऊंचाई 1400 से 1500 मीटर है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारे दर्रा आपको मिल जाएंगे। फिर आपको अगर आप हिमालयी क्षेत्र में आएंगे, तो हिमालयी क्षेत्र में जो पर्वत सब है, उन पर्वतों की ऊंचाई तो औसत तौर पर 6000 मीटर से 6100 मीटर के आसपास में मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में भी दर्रा, पास या गैप देखने को मिलता है। दर्रा, पास या गैप इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा दर्रा, पास या गैप आपको हिमालयी क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। हिमालयी क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। कश्मीर में, फिर जो है लद्दाख में,
हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, अरुणाचल प्रदेश में, इन राज्यों में बथेरों दर्रा, मतलब बहुत अधिक दर्रा देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको सिक्किम में नाथुला जेलेपला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकीला, बारालाचा, फिर लद्दाख में अघिल दर्रा, लानकला दर्रा, फिर कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, फिर पंजाल दर्रा। तो कुल मिलाकर के तो बहुत दर्रा का नाम हम ले लिए, समझिए, बहुत सारा दर्रा का नाम ले लिए, लेकिन फिर भी कल के सेशन में जो है हिमालयी दर्रों को विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे अगले सेशन में, कल नहीं परसों के सेशन में। तो आपको जो है यहाँ पे बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, कल सरे का क्लास है इसलिए हम बोल दिए, नेक्स्ट क्लास में मतलब परसों की क्लास में। तो हिमालयी क्षेत्र में दर्रा पास या गैप मिलेगा। उसी प्रकार से जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में भी दर्रा पास या गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी भी काफी इसके अंतर्गत जो है काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है मुख्य तौर पर आपको महाराष्ट्र राज्य में और केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में और केरल राज्य में दर्रा पास या गैप देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रा पास या गैप देखने को मिलेगा, एक थाल घाट दर्रा और एगो भोर घाट दर्रा, एगो थाल घाट दर्रा और एगो भोर घाट दर्रा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, है आप लोग हल्ला काहे कर रहे हैं, है गुनगुना काहे रहे हैं, मुंह बंद रखिए, मुंह तोड़ देंगे हम, एक एक चाट मारेंगे सबको एक तरफ से, समझ गए, मुंह बंद रखिए। मुंबई, मुंबई के जब आप उत्तरी पूर्वी भाग में आएंगे तो इस एरिया में आपको नासिक मिलेगा। क्या मिलेगा? नासिक। मुंबई के जब आप दक्षिणी पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको पुणे मिलेगा। क्या मिलेगा? पुणे। मुंबई को नासिक से जो दर्रा आपस में जोड़ता है यह है आपको थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। फिर आपको मुंबई को पुणे से जो दर्रा आपस में जोड़ता है यह है आपको भोर घाट दर्रा, यह है आपको भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ठीक है। और ये दोनों दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये दोनों दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर आपको आगे केरल में दो और दर्रा मिल जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, एगो नीलगिरी पर्वत है। क्या है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत से जब आप नीचे जाइएगा तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा। केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। फिर जब आप अन्नामलाई के पहाड़ी से दक्षिण जाइएगा ना तो इलायची की पहाड़ी या अंग्रेजी में कहे तो कार्डमम पहाड़ी मिलेगा, कार्डमम पहाड़ी। और जो कार्डमम पहाड़ी है भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत माना जाता है। प्रमुख पर्वतों में भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी को माना जाता है। तो यहां पर आपको इलायची की पहाड़ी मिलेगा या कार्डमम की पहाड़ी मिलेगा, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर भाई जी लोग, एगो है सेनकोटा घाट दर्रा और एगो है पाल घाट दर्रा, एगो है पाल घाट दर्रा और एगो है सेनकोटा घाट दर्रा, ठीक है। पाल घाट दर्रा का भी विस्तार केरल से तमिलनाडु
और सेनकोटा घाट दर्रा का भी विस्तार केरल से तमिलनाडु। अब जो नीलगिरी पर्वत है और जो अन्नामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में जो दर्रा है, इस दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। फिर आपको अन्नामलाई की पहाड़ी और काडमम पहाड़ी के बीच में जो दर्रा है, कौन कलर ले हो? ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये जो दर्रा है, इस दर्रा को कहते हैं सेनकोटा घाट दर्रा। सेनकोटा घाट दर्रा, सेनकोटा घाट दर्रा कहते हैं। अब देखिएगा, जो पाल घाट दर्रा है जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, और जो सेनकोटा घाट दर्रा है अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच में है, जिसमें पाल घाट दर्रा केरल के कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। लुसेंट को पढ़िएगा तो ये लिखा हुआ है। दृष्टि क्विक बुक पढ़िएगा तो दृष्टि क्विक बुक यह लिखता है केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। लुसेंट के अकॉर्डिंग पालघाट दर्रा कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। दृष्टि क्विक बुक के अनुसार जो है पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसी प्रकार से जो सेनकोटा घाट दर्रा है केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है। केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है। तो यहां पर दो तीन बात याद रखना है आपको। एक बात तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, उसमें पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में दर्रा मिलता है, लेकिन पूर्वी घाट में दर्रा नहीं मिलता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि पश्चिमी घाट में मिलता है और पूर्वी घाट में क्यों नहीं मिलता है? पश्चिमी घाट में इसलिए मिलता है क्योंकि पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले पर्वतों की ऊंचाई कम है, इसलिए पूर्वी घाट में नहीं मिलता है, पश्चिमी घाट में मिलता है। पहली बात ये। दूसरी बात, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कौन कौन दर्रा आते हैं, तो ये चारों का नाम ले लेना है। अगली बात, कौन दर्रा किस राज्य में है, इसको याद रख लेना है। अगली बात, कौन दर्रा किसको किसको आपस में जोड़ता है, इसको याद रख लेना है। और अगली बात, कौन दर्रा किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, इसको भी याद रख लेना है। आशा करते हैं हर बात आपको समझ में आया होगा। अब नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। लिखिए लिखिए। चलिए देखिए, एगो बात यहां पर एक बात से आगाह करवाते हैं। देखिए, ई वाला जो प्रश्न है कि पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में और सेनकोटा किन दो पहाड़ियों के बीच में है, यह प्रश्न आज तक किसी कंपटीशन ने नहीं पूछा है, लेकिन आगे इसके पूछने की संभावना है। विद्यार्थी अभी तक इस पर ज्यादा जोर नहीं देता है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस पर जोर दीजिए, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ गए। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। अब पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे निम्न हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे निम्न हैं।
एक नंबर में थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा डैश देकर यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे भोरघाट दर्रा, यह दर्रा भी महाराष्ट्र में स्थित है। यह दर्रा भी महाराष्ट्र में स्थित है। फुल स्टॉप। यह दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, यह दर्रा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। यह दर्रा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। यह दर्रा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। बीच स्थित है। यह दर्रा केरल के कोचीन को, यह दर्रा केरल के कोचीन को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, यह दर्रा केरल के कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। लिखिए ना, और लिखाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। यह दर्रा केरल के कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार, कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार यह दर्रा केरल के पलक्कड़ को, केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। आगे लिखिए, फिर से बोले। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार यह दर्रा केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। हो गया। आगे लिखिए, सेनकोटा घाट दर्रा। एक बार फिर से, सेनकोटा घाट दर्रा बोर्ड पे लिखा हुआ है, आंख खराब हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है।
कि मोदियाबिंद? मोदियाबिंद का मतलब क्या होता है जानते हैं? मोदी जी के भक्ति में इतना लीन हो जाना कि गरीबी बेरोजगारी नजर ही नहीं आए। एगो पेपर के कार्टून में दिया हुआ था ये, ठीक है। सेनकोटा घाट दर्रा लिखिएगा। यह दर्रा अन्नामलाई पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच स्थित है। कार्डमम पहाड़ी के बीच स्थित है। कार्डमम पहाड़ी के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है। तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है। चलिए, है नहीं बोलेंगे बट कहां ध्यान रहता है? ठीक है, इतना लोग लिख लेता है, एक आध गो का ध्यान ही नहीं रहता तो खाक लिखेगा, समझ गए। चलिए अब आगे लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के। भारत का सबसे दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी है। भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, हेडिंग मारिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। डैश देकर लिखिएगा। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार, हाथ फास्ट चलाइए। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के 4 राज्यों में इस पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। 1 नंबर में ओडिशा, 2 नंबर में आंध्र प्रदेश, 1 नंबर में ओडिशा, 2 नंबर में आंध्र प्रदेश, 2 नंबर में आंध्र प्रदेश, 3 नंबर में तेलंगाना, 4 नंबर में तमिलनाडु। अब नीचे से नोट देकर के लिखिएगा। नोट देकर के पहला पॉइंट, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दोनों पर्वत श्रेणी का विस्तार, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है।
जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में ये पहला पॉइंट है, नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है, फुल स्टॉप। नीलगिरी की सबसे, उसी में नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फुल स्टॉप। नोट में तीसरा पॉइंट, नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। नोट में चौथा पॉइंट, जो भी हो तीसरा चौथा जो है आप अपना लिखिए ना महाराज, ठीक है। नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है जो कि एक पशुपालक जनजाति है। नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है जो कि एक पशुपालक जनजाति है, जो कि एक पशुपालक जनजाति है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हाँ, लिखिए। नोट में नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिंदा गढ़ा है। जिंदा गढ़ा है। जिंदा गढ़ा है। जिंदा गढ़ा है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। अगर प्रश्न के विकल्प में, उसी में कंटिन्यू, 1690 मीटर है, इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। फुल स्टॉप। अगर प्रश्न के विकल्प में जिंदा गढ़ा ना हो तो,
अगर प्रश्न के विकल्प में जिंदा गड्ढा ना हो तो फिर ना हो तो फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में स्थित, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में स्थित महेंद्रगिरी को मानेंगे, महेंद्रगिरी को मानेंगे, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। गांधी नहीं आता है वो, है बाबा नहीं आता है, बाबा नहीं आता है, बाबा पीछे में है बाबा। हाँ। बाबा को आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं। तो नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, आप में बाबा कहां, नजर कहां आ रहा है ना, पीछे में बैठता है, आता है। सुबह में तो देखते हैं, सुबह में देखते हैं, टेस्ट और में तो देखते हैं, ठीक है ना, शाम में भी आता है, पीछे में बैठता है बाबा, ठीक है। सुनिए, चलिए अब आइए, क्या करना है, आरती उतारना। आइए याद करते हैं, मेरे से मुंह तोड़ देंगे जो उठिएगा, समझ गए, एकदम कितना हड़बड़ी है इस सबको। क्या मनाएगा, मार फटा से ठीक कर देंगे, जिंदा गाड़ देंगे हम, ये सब बात बोलिएगा तो। विद्यार्थी है महाराज, पढ़िए लिखिए, फालतू चीज में मत पढ़िए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। सुनिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के कितने राज्यों, कितने राज्य, 6 ना हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्लियर। पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्य, कितना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन ऐसा राज्य है जहां पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों का विस्तार, तमिल, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती है, नीलगिरी में ना, नीलगिरी में, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुदी की ऊंचाई 2695 मीटर। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नीलगिरी में मिलती है ना, यहां पर कौन जनजाति पाई जाती है, कौन जनजाति, टोडा ना हो, पशुपालक जनजाति है ना। अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई, अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा, कहां है ये, आंध्र प्रदेश। कहां है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहां है, कहां है, इतना बात समझ में आया। अच्छा एक बात बताइएगा, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, किस घाट में दर्रा मिलता है, पश्चिमी घाट ना हो। अच्छा, थाल घाट भोर घाट कौन राज्य में, महाराष्ट्र ना, असेनकोटा और पाल घाट कौन राज्य में, केरल में ना हो। चलिए बताइएगा, मुंबई को नासिक से जोड़ता, मुंबई को नासिक से जोड़, मुंबई को पुणे से जोड़ता, अच्छा, कोचीन को कोयंबटूर से जोड़ता, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में लिखा है ना ये बात, अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में। आए, भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र, आए,
कार्डमम ना हो। भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र आए क्लियर है, मजा में है। हाँ, इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट।